हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो ये अक्टूबर 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बोल भी रहा हूं बार बार। क्वेश्चन का नाम है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट और उसको एक्सप्लेन करना है उसके एक्सेप्शन के साथ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है, सर हम लॉ में लिखे कैसे। तो देखो, मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन दे रहा हूँ, वो पूरा सजेशन ध्यान से पढ़ लेना, पूरा लेक्चर अच्छे से समझो, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं फेल होने के बाद कि सर लॉ में कैसे लिखे वो बताओ। जब बता रहा हूं तब सुनते नहीं। ठीक है, अब ध्यान से समझो। सबसे पहले तो लॉ में जब भी आप हर चीज को एक्सप्लेन करते हो तो आपको आगे की चीज भी पता होनी चाहिए। जैसे अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, लेकिन इस क्वेश्चन के पहले भी बहुत कुछ हम पढ़ते हैं, वो भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखो यहां पर सेक्शन 2H जो बोलता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो हम एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब लॉ से उसको एनफोर्स करवा सकते हैं उस एग्रीमेंट को, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन समझो कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो वो क्या है? वॉइड है। तो यहां पर लिखा है नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट। और ये दोनों सेक्शन 2H और 2G में लिखा है। ठीक है, अब ये पहले पता होना चाहिए, लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स है, अब उसके लिए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, भले वो इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वही लिस्ट नहीं पता है तुम इसमें कैसे समझ पाओगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ तब होता है जब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब अच्छे से फॉलो होने चाहिए। और उसमें एक एलिमेंट से कंसिडरेशन। कौन सा एलिमेंट से? कंसिडरेशन। कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। और ऐसा सेक्शन 25 में लिखा है एन एग्रीमेंट इज डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब एक एग्रीमेंट को वॉइड कब डिक्लेयर किया जाएगा? इफ इट इज नॉट सपोर्टेड बाय द कंसिडरेशन। ठीक है, देखो सिंपल लैंग्वेज में आपको ये लिखना है और इतना लिखना है पहले। ठीक है, क्या? बिकॉज कंसिडरेशन जो है ना वो वन काइंड ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स है और वो मिसिंग है, तो समझ लो तुम वॉइड कर सकते हो वो एग्रीमेंट। लेकिन बहुत जगह पर ऐसा भी होता है कि सर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, तो इट इज द एक्सेप्शन ऑफ द सेक्शन 25। ठीक है, ये सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसका एक्सेप्शन भी है कि बोलता क्या है कि देखो भाई, कंसिडरेशन नहीं है ना तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, वॉइड है। वॉइड है कॉन्ट्रैक्ट, क्या है? वॉइड है। इफ कंसिडरेशन इज मिसिंग कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। बट कुछ एक्सेंशियल कुछ एक्सेप्शन है, कुछ क्या है? एक्सेप्शन भी है कि जहां पर कंसिडरेशन नहीं भी है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं माना जाएगा। तो चलिए समझते हैं। देखो यहां पर भी वापस वही चीज लिखी है, टू सी द अबव सेक्शन अग्रीमेंट मेड, ओके सॉरी, एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय द कंसिडरेशन। ओके, कंपल्सरी, देखो मस्ट वर्ड यूज किया, मस्ट बी सपोर्टेड बाय द कंसिडरेशन, इफ नॉट देन वॉइड। अगर ये नहीं है कंसिडरेशन तो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। इतना क्लियर है? ओके, तो अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज गिफ्ट। ये भी है कि अगर समझो मैं तुमको कुछ गिफ्ट दे रहा हूं, तो गिफ्ट में क्या होता है कि भाई मैंने तुमको प्रोडक्ट दे दिया, समझो ये पेन था एप्पल का, मैंने आपको दे दिया। ठीक है, गिफ्ट में आपसे कोई पैसा थोड़ी लिया, मतलब मैंने ये आपको दिया, आपसे कोई पैसा नहीं लिया, मतलब नो कंसिडरेशन। बट क्या ये वैलिड है? तो देखो वही बोला है, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन हम गिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, जनरल रूल इज दैट द अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ओके, ये सेक्शन 25 बोलता है। इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट।
A contract may only be enforceable when the consideration is there. कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्सेबल होगा जब उधर कंसिडरेशन होगा. However, Indian Contract Act contain the certain exceptions to the rules. हाँ, कुछ certain exceptions भी है इस rules के जो हम अभी आगे पढ़ेंगे. तो following case agreement throughout made without consideration will be valid and enforceable. और इसी को हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं कि कुछ ऐसे भी केसेस है जहां पर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वो कंसिडरेशन वैलिड है. वो कंसिडरेशन क्या वैलिड है. तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे नेचुरल लव एंड अफेक्शन. अब देखो बहुत बार कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है कि सर हम तो लिख के आए थे और फेल हो गए. मैं बताता हूं कैसे लिखा है. मैंने एक स्टूडेंट्स का पढ़ा था तो पता चला कि उसने क्या लिखा था. मैं पहले ये समझा देता हूं फिर बताता हूं. इफ द अग्रीमेंट एक्सप्रेस इन राइटिंग, देखो पहले तो राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है. रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. जो भी कायदा कानून है, ठीक है, आज मैं किसी को कुछ गिफ्ट दे रहा हूं या विदाउट कंसिडरेशन कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो वो पहले तो राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर अंडर द लॉ होना चाहिए. और रजिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, जो लॉ में लिखा है उस डॉक्यूमेंट को कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है वो सब फॉलो होना चाहिए. पहला पॉइंट ये हो गया. दूसरा पॉइंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए. वो दोनों पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट की उसके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए. अब मैं इस चीज पे एक स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल पढ़ा था. एक लड़के ने लिखा था यहां पर एग्जाम्पल कि एक बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया, बोले कि ये विदाउट कंसिडरेशन था, वैलिड है. भाई ये पढ़ के ही तुमको पहले तो मार्क्स नहीं देंगे, ये पढ़ के ही तुमको मार्क्स नहीं देंगे. वो लड़का ये समझ रहा है कि बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया और ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो गया. बेटा तुमको जिसने भी पढ़ाया गलत पढ़ाया और जो एग्जाम्पल जिस टाइम पे तुमको दिया है वो भी गलत दिया है. ये एग्जाम्पल यहां पर छापना भी नहीं होता है, ठीक है. तुम अपने ही किसी एग्जाम्पल को क्रिएट कर रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा. अब नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब क्या होता है उसके नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ो. बिटवीन द पार्टी स्टैंडिंग नियर रिलेशन टू ईच अदर. अब वो लड़का सोच रहा होगा कि भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में नियर रिलेशन ही है. भाई ऐसा नहीं है. यहां पर नियर रिलेशन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका ब्लड रिलेशन, ठीक है. मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, सन डॉटर, दादा दादी, नाना नानी, मतलब नियर रिलेशन होना चाहिए. तो देखो यहां पर लिखा है इज एनफोर्सेबल इवन देयर इज अ नो कंसिडरेशन. अगर कंसिडरेशन नहीं भी है ना तो भी एनफोर्सेबल है, वैलिड है. एग्जाम्पल देखो, अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो देखो. अब तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला एग्जाम्पल छापोगे तो कोई थोड़ी मार्क्स देगा. एन एल्डर ब्रदर ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मतलब दो भाई है, ओके, और क्या कर रहे हैं देखो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन ये उनका हुआ, उनका नियर रिलेशन भी है, ओके. प्रॉमिस टू पे द डेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर, मतलब एक बड़े भाई ने प्रॉमिस किया कि मेरे छोटे भाई का जो डेट है उसका जो लोन वो मैं पे कर दूंगा, ठीक है. छोटे भाई ने कुछ लोन लिया होगा, ठीक है, तो बड़े भाई ने बोला कि भाई ठीक है मैं इसका डेट जो है वो पे कर दूंगा. एग्रीमेंट वॉज पुट विथ टू राइटिंग. अच्छा ये एग्रीमेंट राइटिंग में हो गया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, ठीक है. जिसको डेट पे करना था उसको राइटिंग में बोला और उसको साइन सिक्के वगैरह करवा के, ठीक है, नोटरी वगैरह करवा के पूरा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी करवा दिया कि ठीक है भाई मैं मेरे छोटे भाई का जो भी लोन वगैरह है वो मैं पे कर दूंगा, आप उसको छोड़ दो. हेल्ड एग्रीमेंट वाज वैलिड. ये एग्रीमेंट वैलिड है, वैलिड है, रिटन में था, ठीक है. तो यहां पर एग्जाम्पल में मैंने वापस वही चीज अच्छे से आपको समझा रखी है. एक एक पॉइंट करके देखो. यहां पर लिखा है एन एल्डर ब्रदर ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू पे द डेट ऑफ
his younger brother. Agreement was put in writing and registration. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी जाके वैलिड होगा. अगर ये नहीं होता ना तो हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आए. ठीक है, चल. अब इतना लिखना भी काफी नहीं था. बहुत सारे स्टूडेंट बोलते सर इतना तो मैंने भी लिखा था. अब ये भी लिखना कंपलसरी. सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 लिखना कंपलसरी. विदाउट अगर नहीं लिखा तो भूल जाओ, मार्क्स मिले. इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचर लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टी. वापस वही है, लेकिन ये लिखना जरूरी है. पार्टी मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशन टू ईच अदर. ठीक है. इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर अंडर द लॉ. वही चीज है, वापस आपने अच्छे से लिखना है स्टेप बाय स्टेप. ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट. द कंपेंसेशन फॉर द पास वॉलंटरीली सर्विस. मतलब कोई ऐसी सर्विस है जो मैंने वॉलंटरीली किसी के लिए कर दिया. मतलब कोई ऐसा काम था जो मैंने किसी के लिए कर दिया. ठीक है. और उस काम से खुश होके सामने वाले ने मेरे को प्रॉमिस कर दिया कि भाई तूने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, मैंने तो तेरे को बोला भी नहीं था, ठीक है, फिर भी तूने मेरे लिए अच्छा काम किया, तो मैं तेरे को 500 रुपए का इनाम दूंगा, 10,000 दूंगा, 5,000 दूंगा, जो भी है. मतलब मैंने किसी की जान बचाई, मैंने किसी के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने किसी के लिए कुछ काम कर दिया, और उस काम को करने के लिए उसने मेरे को बोला नहीं था. वो काम करने के लिए उसने मेरे को बोला नहीं था, मैंने वॉलंटरीली कर दिया उसके लिए काम. और वो काम से खुश होके सामने वाले ने मेरे को प्रॉमिस कर दिया कि मैं तेरे को 5,000 रुपए दूंगा इस चीज का. ठीक है. तो ये ध्यान से मेरी बात समझना, सामने वाले ने काम करने के लिए बोला नहीं था, मैंने उसके लिए वो काम फिर भी कर दिया, तो यहां पर कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा. बिकॉज उसने अगर काम करने के लिए बोला होता और मैंने काम किया होता, ठीक है, तो फिर ये वैलिड कंसिडरेशन माना जाता, क्योंकि उसने काम करने के लिए बोला, मैंने काम किया, अब वो काम का पैसा जो उसने उस टाइम पे बोला था वो देना पड़ेगा. लेकिन समझो बिना कुछ कहे, उसके बिना कुछ कहे मैंने उसके लिए कुछ काम कर दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पैसा देगा. ठीक है, मतलब मैंने तो बस वॉलंटरी, फिर भी वो काम से खुश होकर उसने मेरे को पैसे देने का या इनाम देने का प्रॉमिस किया, तो ये वैलिड है. बिकॉज यहां पर कंसिडरेशन नहीं था. ठीक है, यहां पर कंसिडरेशन नहीं था. मैंने जो उसके लिए काम किया ना, वो उसके लिए कंसिडरेशन नहीं था. क्यों? क्योंकि मैंने तो उसके लिए वॉलंटरीली काम किया था, उसने बोला थोड़ी था. बात समझ में आई? अब समझो. अ प्रॉमिस टू कंपेंसेट होली और पार्ट, या तो पूरा या तो कुछ आधा अधूरा. अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरीली डन समथिंग फॉर द प्रॉमिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉलंटरीली डन समथिंग फॉर द प्रॉमिस इज एनफोर्सेबल अंडर सेक्शन 25 एंड सब सेक्शन 2. देखो 25 वाली सेक्शन ही चल रही है. 25 एक पहले पढ़ा और 25 दो अभी बाद में पढ़ रहे हैं, समझे. और यहां पर क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू दैट द प्रॉमिस टू पे फॉर द पास वॉलंटरी सर्विस इज बाइंडिंग, द फॉलोइंग एसेंशियल फैक्टर मस्ट एग्जिस्ट. पहला फैक्टर क्या होना चाहिए? सर्विस शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरीली. आया ना? ये पहला पॉइंट होना कंपलसरी. उसने कुछ बोला, मैंने कुछ उसके लिए किया, दैट्स नॉट द वॉलंटरी. समझे पहली बात? ओके. द सर्विस मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रॉमिसर. हाँ, वो सर्विस मैंने प्रॉमिसर के लिए ही, मतलब मैंने जो काम किया वो प्रॉमिसर के लिए ही किया हो. दूसरी बात, तीसरे पे आते. प्रॉमिसर मस्ट बी एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द सर्विस वर रेंडर. जब सर्विस प्रोवाइड की गई थी तब प्रॉमिसर एग्जिस्ट करता था उधर. ओके, देख लिखा एट द टाइम ऑफ सर्विस वर रेंडर. जब सर्विस दी गई, जब मैंने उसके लिए कुछ काम किया, तो प्रॉमिसर उस टाइम पे एग्जिस्ट था.
ठीक है, प्रोमिसर उस टाइम पे एग्जिस्ट था। प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कंपेंसेट द प्रोमिस। सामने वाले ने बोला कि भाई मैं तेरे को इस काम के बदले में जो तूने वॉलंटरीली किया मेरे लिए, मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा। तो उसका इंटेंशन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको कंपेंसेशन देने का, मतलब आपको पैसा देने का जो इंटेंशन है वो क्लियर होना चाहिए। तो चार बातें यहां पर भी ध्यान रखनी, वॉलंटरीली होनी चाहिए, सर्विस जो भी तुमने रेंडर्ड किया, जो प्रोवाइड किया, वो प्रोमिसर के लिए क्या होना चाहिए, प्रोमिसर उस टाइम पे एग्जिस्ट होना चाहिए, और एक दूसरी बात उसका इंटेंशन भी होना चाहिए कंपेंसेशन देने का। ओके, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे समझो, एक सिंपल सी बात है, समझो कि मेरा एक पर्स खो गया था, समझो मेरा एक पर्स खो गया था, तो मैंने सोचा अभी गया, पर्स मिलने नहीं वाला, लेकिन क्या हुआ कि तुम लोगों में से किसी स्टूडेंट को मेरा वो पर्स मिला और वो पर्स तुमने मेरे को लौटा दिया। मैंने कुछ बोला नहीं था, ठीक है, मेरा पर्स खो गया था, तुम में से किसी को मिला और तुमने मेरे को वो पर्स लौटा दिया। अब हुआ ये, मैंने खुश होके तुमको बोल दिया कि बेटा तेरे को 5,000 का इनाम दूंगा, ठीक है, तूने मेरा पर्स लौटा दिया, ठीक है, खोया हुआ पर्स मिला, तूने मेरे को लौटाया, मैं तेरे को 5,000 का इनाम। अब यहां पर वही बात लिखी है, देखो, पी फाइंड आर पर्स एंड गिव इट टू हिम। आर प्रॉमिस टू गिव पी 10,000, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज यहां पर वॉलंटरीली उसने काम किया उसके लिए। देखो यहां पर एक एग्जांपल भी अच्छे से आपके लिए है, इसको पर्स मिला, फाइंडर ऑफ पर्स, तो इसने जो पर्स फाइंड किया वो इसको वापस कर दिया, ये खुश हो गया और बोला कि भाई मैं तेरे को 10,000 का रिवार्ड दूंगा, इनाम दूंगा, ठीक है, वैलिड है, वैलिड, क्योंकि ये जो उसने काम किया वॉलंटरीली किया, इसके लिए किया, वो उस टाइम पे एग्जिस्ट भी था, सब कुछ सही है, सारे मुद्दे सही है, ओके। तो यहां पर फैक्ट क्या है, प्रॉमिस क्या है और वैलिड है, क्लियर है, ओके सर, बहुत अच्छा। नाउ थर्ड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज प्रॉमिस टू पे टाइम बैरिड डेब्ट। अब हमारे इंडिया में एक टाइम बैरिड लॉ है कि अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं और वो पैसे मैं 3 साल तक उससे मांगता ही नहीं हूं, ठीक है, तो वो पैसे मैं फिर 3 साल के बाद नहीं मांग सकता, वो टाइम बैरिड हो जाएगा, ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो यहां पर टाइम बैरिड का मतलब समझ में आया पहले, कि मुझे किसी से पैसे मांगने, मैंने उसको 3 साल तक वो पैसे मांगे ही नहीं, ठीक है, तो वो टाइम बैरिड हो गया, अब मैं उसको नहीं मांग सकता, ठीक है, गया पैसा मेरा, ठीक है। इसीलिए किसी से पैसे मांगने हैं, ठीक है, तो उसको बार बार मांगा करो, हर महीने उसको मैसेज कर दो, ठीक है, फिर भले वो 3 साल तक पैसा नहीं दे, लेकिन हर महीने मैसेज कर दो ताकि वो टाइम बैरिड ना हो, ठीक है, हाँ ऐसा ही कुछ। तो वेयर अ प्रॉमिस इन राइटिंग, अब देखो मेरी बात समझना, मेरा जो डेट था वो तो टाइम बैरिड हो गया, अब फिर भी सामने वाला चौथे पांचवें साल में उसको मेरे पे दया आ गई, यार सर का पैसा बाकी है, दे देते, ठीक है, वरना पास नहीं होंगे, ओके। तो तीसरे 3 साल के बाद भी वो मेरे को सामने से आके बोला कि सर आपका जो पैसा है ना वो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, अब वो तो टाइम बैरिड हो चुका था, मतलब मैं लीगली अभी मांग भी नहीं सकता, तो मेरा पैसा तो गया। फिर चौथे साल में आके वो बोलता है कि सर मैं रिटर्न में आपको लिख के देता हूं कि आपका जो पैसा है, चलो पूरा ना दे, थोड़ा बहुत भी उसमें से देने का अगर वो प्रॉमिस करता है, तो यहां पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ, ऐसा माना जाएगा। पूरा ना भूल जाओ, मैंने उसको जो पैसे दिए थे मैंने 3 साल तक नहीं मांगे, अब वो पैसे वो गया मेरे, ठीक है, अगर मैं मांगता रहता हूं तो वो टाइम बैरिड नहीं होगा, मैंने 3 साल तक नहीं मांगे, समझो टाइम बैरिड हो गया। अब समझो वो आदमी मेरे को सामने से आके बोलता है कि यार मैं रिटर्न में आपको देता, मतलब लिख के देता हूं कि मैं आपको कुछ 7 दिन में पैसे दे दूंगा, तो ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना, लेकिन यहां पर कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि वो मेरे को देने का प्रॉमिस कर रहा है, मैंने तो
अब कुछ उसको दिया नहीं था, तो यहां पर रिटर्न में होना चाहिए एंड द पर्सन मेकिंग इट और बाय द ऑथोराइज एजेंट, ठीक है, कोई पर्सन हो सकता है तो उसका ऑथोराइज एजेंट हो सकता है, इज मेड टू पे अ बैड डेट, देखो देखो ध्यान देना, मेड टू पे अ डेट बैरिड बाय द लिमिटेशन इट्स वैलिड विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, टाइम बैरिड हो चुका था, अब वो प्रॉमिस कर रहा है या उसका एजेंट प्रॉमिस कर रहा है कि भाई आपको पैसा दे दिया जाएगा, तो इट इज अ वैलिड। अब यहां पर सेक्शन क्या है, 3 नंबर, 25 तो है ही, 25 तो चलती रहेगी, सेक्शन 25 सब सेक्शन 3, फॉलोइंग एसेंशियल फैक्टर मस्ट एग्जिस्ट, कौन कौन से फैक्टर उसमें एग्जिस्ट होने चाहिए, तो पहला फैक्टर प्रॉमिस्ड प्रॉमिस में बी टू पे होल और एनी पार्ट ऑफ द डेट, या तो पूरा पैसा या तो एनी पार्ट ऑफ द डेट का हो सकता है, दोनों में से कोई एक भी चलेगा, प्रॉमिस, डेट मस्ट बी लिक्विडेड और असर्टेन सम ऑफ मनी, जो भी डेट है वो एक लिक्विडेट या तो असर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब समझ रहे हो, पैसे में उसका कुछ ना कुछ मूल्य होना चाहिए, मतलब कुछ मनी में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को उससे पैसा लेना था, वो टाइम बैरिड हो गया, मैंने भी सोचा अभी तो भूल जाओ, ठीक है, मेरी गलती नहीं, मैंने 3 साल तक नहीं मांगा, और चौथे साल में वो बोलता है कि चलो आपका पैसा बाकी था, उसके बदले में मैं आपको 2000 की ये चीज दे दूंगा, अब ये प्रॉमिस कंसीडर नहीं किया जाएगा, यहां पर लिक्विडेट और असर्टेन सम ऑफ मनी, पैसे में देने का प्रॉमिस होना चाहिए, इन शॉर्ट। नेक्स्ट, डेट मस्ट बी सच ऑफ विच क्रेडिटर माइट हैव एनफोर्सेबल have enforced pay but for the law of limitation of the suit, मतलब इन शॉर्ट टाइम बैरिड डेट होना चाहिए, ठीक है, देखो लिखा भी है, डेट मस्ट सच ऑफ विच द क्रेडिटर माइट हैव एनफोर्स्ड पे बट फॉर द लॉ ऑफ लिमिटेशन, वो टाइम बैरिड डेट के लिए पैसा देने का प्रॉमिस होना चाहिए, और लास्ट, देयर मस्ट बी अ बेनिफिट टू पे, okay, there must be a benefit to pay, a mere unconditional acknowledgement involve an implied promise to pay is not enough, ध्यान रखना, unconditional acknowledgement और implied promise to pay is not enough, इसका मतलब ये है कि सामने वाला जो मेरे को बोल रहा है कि सर मैं आपका पैसा दे दूंगा, ठीक है, वो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट दे रहा है कि यस मैं आपका जो पैसा था वो दे दूंगा, ठीक है, कब देगा, रिटर्न में उसने दिया, दे दूंगा, कब देगा, ठीक है, अनकंडीशनल एक्नॉलेजमेंट इन्वॉल्व एन इम्प्लाइड प्रॉमिस टू पे इज नॉट इनफ, ठीक है, याद रखना ये पॉइंट, तो ये 4 पॉइंट इसमें, मतलब 5 पॉइंट इसमें भी है। अब यहां पर देखो वही सेम सिचुएशन पे एक एग्जांपल दिया कि ए इज इन डेट टू सी फॉर द 60,000 बट द डेट इज अ टाइम बैरिड, ओके, समय निकल गया बाय द लिमिटेशन एक्ट, बट फिर भी ए साइन अ लेटर, ओके, ध्यान रखना, साइन अ रिटर्न प्रॉमिस, एक लेटर लिख के रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है, नाउ टू पे द 50,000 इन अ फाइनल सेटलमेंट ऑफ द डेट, 3 साल मतलब समझो टाइम बैरिड हो गया था, 60,000 का पैसा, ठीक है, देना था, फिर भी ए ने एक रिटर्न लेटर लिख के, देखो यहाँ पर लिखा है कि एक लेटर लिख के सी को प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है भाई फाइनल सेटलमेंट में मैं 50,000 देने के लिए रेडी हूं, ठीक है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज विदाउट कंसिडरेशन बट एनफोर्सेबल, समझे बात को, हाँ, बस वही है कि ए को पैसे देने थे सी को 60,000, अब वो टाइम बैरिड हो गया, ठीक है, ये अभी मांग भी नहीं सकता, टाइम बैरिड हो गया, अब बी जो ए है वो क्या कर रहा है, सामने से एक लेटर लिख के प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं तेरे को पैसा दे दूंगा लेकिन 50,000 दे दूंगा, ठीक है, तो फाइनल सेटलमेंट में 50,000 देने का बोल रहा है, चलेगा, विदाउट कंसिडरेशन एनफोर्सेबल है, ओके, श्योर। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, 2 पॉइंट और बाकी है, एजेंसी, देखो अगर एजेंसी क्रिएट करना है ना, तो एजेंसी क्रिएट करने के लिए जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हो,
ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन भी एजेंसी इज वैलिड, कंसिडरेशन के साथ भी एजेंसी होती है, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन भी एजेंसी इज वैलिड। देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी। एजेंसी क्रिएट करने के लिए बोले कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। अ पर्सन कैन अपॉइंट अनदर पर्सन एज हिज एजेंट इवन विदाउट पेइंग द एनीथिंग। समझो मैं थोड़े दिन के लिए बाहर गया हूं, ठीक है, क्लास में अवेलेबल नहीं हूं, मैं थोड़े दिन के लिए बाहर गया, मैं मेरे जगह पर एक आदमी को बिठा के गया, मेरे एक फ्रेंड को बिठा के गया कि भाई देख कोई भी एडमिशन आए तो फीस तुम रिसीव कर लेना और उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना। तो वो एजेंट मेरा फ्रेंड था, मैंने उसको कोई पैसा नहीं दिया था कि भाई ये काम कर लेना, बस मैंने ऐसे ही, मेरे 2 दिन बाहर था तो 2 दिन की जगह पर मेरी जगह पर उसको बिठाया था, मैंने उसको कोई पैसा नहीं दिया था उस काम को करने के बदले, तो ये फिर भी वैलिड है। ठीक है, तो एजेंसी द एजेंसी रिलेशनशिप बिकम वैलिड इवन इफ द एजेंट रिसीव नो कंसिडरेशन। मैं मेरे फ्रेंड को उस काम के बदले में कोई पैसा नहीं दे रहा, फिर भी वो एजेंसी वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, कल के उठ के मैं या आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर हम जब फीस भरने आए थे ना तब आप तो थे ही नहीं, आपके फ्रेंड थे जो आप बिठा के गए थे, हमने तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, मैं भी नहीं बोल सकता ना आप भी बोल सकते। एग्जाम्पल क्या है, ए आस्क्स बी, ठीक है, ए बी को पूछ रहा है कि प्लीज सेल माई कार ऑन माई बिहाफ। भरते हैं ना, ऐसा हम लोग करते हैं, हम अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि भाई ये मेरी कार बेचनी है, तू देख लेना कोई तेरे ध्यान में हो खरीदने वाला। ठीक है, अब उसको हमने एक तरीके से एजेंट बना दिया। ठीक है, हम उसको कोई कमीशन भी नहीं देने वाले, वो अपना फ्रेंड ही है। ठीक है, यारों के लिए तो सब चलता है, वैसा काम है, और वही काम हो गया यहाँ पर। इवन ए डज नॉट प्रॉमिस एनी कमीशन या पेमेंट द एजेंसी इज वैलिड। भले मैं उसको कोई पैसा नहीं दे रहा हूँ फिर भी एजेंसी वैलिड है। और ऐसा दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर मैंने छापा है कि ए अपॉइंट हिज एजेंट बी टू परचेज अ गुड्स फॉर हिम फ्रॉम द मार्केट। मतलब मैंने मेरे फ्रेंड या मैं किसी भी रिश्तेदार को मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे बदले में मार्केट से ये सामान खरीद लेना, मैं पेमेंट कर दूंगा उस आदमी को, मेरे बदले में तू खरीद लेना, ठीक है, मेरे लिए ही खरीदना लेकिन तू खरीद के लेके आना, मैं पेमेंट कर दूंगा डायरेक्टली पार्टी को। तो बी एग्री टू डू विदाउट एनी पेमेंट। बी वो काम करने के लिए रेडी हो गया, मैं उसको कमीशन भी नहीं दे रहा हूँ फिर भी वो मेरे लिए मार्केट से सामान खरीदने के लिए रेडी हो गया। स्टिल वैलिड एजेंसी अंडर सेक्शन 185। बात आई समझ में? ओके, चलो, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत बार गलती करते हैं लिखने में समझने में, तो ध्यान से समझ लो। यहां पर पॉइंट है कंप्लीट गिफ्ट। अब कंप्लीट गिफ्ट का मतलब क्या होता है समझना, कि मैं किसी को गिफ्ट दे रहा हूं, समझो मुझे ये कैलकुलेटर गिफ्ट देना है, तो मैंने कैलकुलेटर गिफ्ट दे दिया गिफ्ट, ठीक है, इट इज कंप्लीट गिफ्ट, बट तब दे दिया, लेकिन समझो मैंने गिफ्ट देने का प्रॉमिस किया था कि भाई मैं तुम सब पास हो जाओगे ना तो मैं तुमको एक एक कैलकुलेटर गिफ्ट दूंगा। ठीक है, समझे, मैंने गिफ्ट देने का प्रॉमिस किया तो इट इज नॉट अ कंप्लीट गिफ्ट। ओके, गिफ्ट कंप्लीट होना चाहिए, मैंने दे दिया, कहानी खत्म। ठीक है, तो इन केस ऑफ कंप्लीट गिफ्ट द रूल्स नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता कंप्लीट गिफ्ट में। एक्सप्लेनेशन 1 to section 25 state nothing in this section shall affect the validity between the donor and donee if the gift actually made। ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर गिफ्ट आपने दे दिया है तो भाई साहब सब भूल जाओ। ठीक है, सेक्शन 25 जो है वो इफेक्ट नहीं करेगी, मतलब नो कंसिडरेशन इज नो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इफेक्टेड हियर अगर आपने गिफ्ट दे दिया। Thus, gift does not require any consideration। ठीक है, अब वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो पॉइंट था ना, बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को समझो एक रिंग गिफ्ट कर दिया,
तो गिफ्ट दे दिया, दैट्स ओके, वैलिड, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, चलेगा, कंप्लीट गिफ्ट माना जाएगा। गिफ्ट देने का प्रॉमिस किया है कि भाई मैं तेरे को बाद में गिफ्ट दूंगा, अभी नहीं, और फिर बाद में गिफ्ट नहीं दे रहा है, तो क्या वो केस कर सकते कि इसने तो मेरे को गिफ्ट देने का प्रॉमिस किया था, अब दे नहीं रहा है? इट इज नॉट कंप्लीट गिफ्ट। क्यों? विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ठीक है, प्रॉमिस किया था विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ओके, तो यहां पर वही लिखा है, लॉ प्रमोट गिफ्ट ऑलरेडी मेड। ओके, अगर आपने दे दिया है दैट्स ओके, बट मेड द प्रॉमिस टू गिफ्ट समथिंग इन फ्यूचर विदाउट कंसिडरेशन इज जनरली नॉट एनफोर्सेबल। बात आई समझ? प्रॉमिस किया था फ्यूचर में विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट एनफोर्सेबल, ठीक है। तो अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो किसी को कि मैं बाद में गिफ्ट दे दूंगा तेरे को, अब बाद में तुम दे नहीं रहे हो, और फिर सामने वाला तुम पे एनफोर्सेबल नहीं कर, मतलब वो जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सेबल नहीं करवा सकता, बिकॉज इधर कंसिडरेशन नहीं। गिफ्ट देना हो तो अभी दो, वरना मत दो, बस सिंपल सी बात, ठीक है। हाँ, तो एग्जाम्पल जो है वो भी मैंने आपको यहां पर दे रखा है कि ये आदमी जो है वो क्या बोल रहा है, आई विल गिफ्ट यू माई बाइक नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ में ये बाइक गिफ्ट नहीं दे रहा है, ओनली मेक द प्रॉमिस टू गिफ्ट एंड नो गिफ्ट इज एक्चुअली मेड, अभी गिफ्ट दे नहीं दिया, ओनली द प्रॉमिस कैन नॉट एनफोर्सेबल। और यहां पर एक्चुअली उसने डिलीवर कर दिया बाइक भी को कि भाई ले, मैं मेरी बाइक तेरे को खुशी से गिफ्ट दे रहा हूं, यहां पर कंप्लीट गिफ्ट माना जाएगा, ये वैलिड है, देख लो बेटा। और nothing in section 25 shall affected the validity of gift actually made। मतलब सेक्शन 25 क्या बोलती है कि नो कंसिडरेशन मतलब नो कॉन्ट्रैक्ट। अब ये चीज यहां पर इफेक्ट नहीं करेगी, ओके, बिकॉज गिफ्ट आपने एक्चुअली दे दिया था। यहां पर तुम जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो है वो कर दो भाई, यहां पर लिख दो, लेकिन ऐसे ऐसे पॉइंट मत लिखो, ऐसे मुद्दे मत लिखो। ऐसे मुद्दे अगर आपको कोई टीच करवाता है ना, तो वो आपको थोड़ा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए ना, उस वजह से वो टीच करवाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम वही एग्जाम्पल जाके एग्जाम में छाप रहे, ठीक है। थोड़ा फन वे में पढ़ाने के लिए लोग इसी ट्रिक को यूज करते हैं, अदरवाइज तुम उसको एग्जाम में जाके छापोगे यार तो थोड़ी बात बिगड़ सकती है। ओके, तो ठीक है, यहां पर बात जो भी मैंने लिखी है वो एकदम एग्जैक्टली आप याद करो, अच्छे से समझो। तो बात समझ में आई? देखो, हर जगह पर ऐसा नहीं है कि भाई लॉफुल वर्ड में लिखने में तुमको कोई एग्जाम में तकलीफ आए, अगर ठीक से समझो हर चीज आसान लगेगी। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।